सच में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या सच में स्टूडेंट्स को हर वो चीज़ मिल जाती है? नीट के स्ट्रगल के बाद एक बहुत बड़ा सफ़र है, एक बहुत लंबा रास्ता है। रूरल एरिया में ले जाया जाता है। पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड में स्टूडेंट को सच में लगने लगता है कि हाँ, उसकी लाइफ तो सेट है। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है? जैसे मेहनत करता है पूरे साल, यहीं से शुरू होती है मेंटल हेल्थ खराब होने की जर्नी। सोसाइटी को फेस करने का डर, खुद के अंदर एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है। कई बार ये थॉट इतने खतरनाक बन जाते हैं, सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आपने 11th या 12th पीसीबी से की है तो एक टर्म तो ज़रूर सुनी होगी, NEET, और ज़रूर इसके एस्पिरेंट भी होंगे। क्या सच में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या इंडिया में अब हर वो स्टूडेंट जिसने मेड स्ट्रीम से 11th या 12th किए वो डॉक्टर ही बनना चाहता है? या फिर ये सोसाइटी में चल रहा ट्रेंड है, इसे हर स्टूडेंट ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है बिना कुछ सोचे समझे कि एग्जैक्टली MBBS में होता क्या है? क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में स्टूडेंट्स को हर वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए वो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं? दिन रात की मेहनत, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस, सिर्फ एक ड्रीम, नीट क्रैक करना है और डॉक्टर बनना है। आजकल इस तरह का ट्रेंड बन गया है कि आप अपने आसपास देखें, हर तीसरा स्टूडेंट आपको नीट या JEE का एस्पिरेंट मिल ही जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को नीट में देखें तो हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम 2020 से देखें तो करीब 15,90,000 स्टूडेंट्स ने नीट का फॉर्म भरा। और इसी तरह अगर हम ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंपेयर करें 2023 या 2024 से, तो पहली बार ऐसा होता है कि 2023 में ये नंबर 20 लाख को एक्सीड कर जाता है। और इसी तरह 2024 में पहली बार ऐसा होता है कि ये नंबर 24 लाख तक पहुंच जाता है। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दो बड़े रीजंस ये भी हैं। फर्स्ट ये कि हर्ड मेंटालिटी। अगर एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में अगर कुछ स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके आसपास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी उनसे इंस्पायर होकर वही काम करने लग जाते हैं, उसी एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं। अब दूसरा बड़ा रीजन आता है फ्यूचर स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर सिक्योरिटी। हर स्टूडेंट यही चाहता है उसका फ्यूचर ब्राइट हो, अच्छा हो, स्टेबल हो, सिक्योर हो। और मेडिकल फील्ड में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये चीज़ मिल ही जाती है, खास तौर पे फाइनेंशियली। अब रीजंस जो भी हों, जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी भी करियर को चुनने से पहले, अपनाने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को जान लेना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि आप इसके ड्रॉप एंड ट्राई के लूप में फंस जाएं और अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में ढाल लें। अगर नीट एस्पिरेंट की निगाह से देखें तो उसके लिए डॉक्टर बनने की जर्नी कुछ इस तरह की है कि एक बार नीट क्रैक कर लो फिर तो लाइफ सेट है, मगर डॉक्टर बनने की जर्नी कुछ इस तरह की है। नीट के स्ट्रगल के बाद एक बहुत बड़ा सफ़र है, एक बहुत लंबा रास्ता है, और आमतौर पर स्टूडेंट्स को ये बातें पता नहीं होती, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में कई बार फंस जाते हैं। अगर MBBS को देखा जाए तो MBBS खुद में ही एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जहाँ पे 19 सब्जेक्ट्स को जो कि ह्यूमन से रिलेट करते हैं उन्हें 4.5 ईयर में करवाया जाता है, और साथ ही में कंपलसरी होती है 1 साल की इंटर्नशिप। अब इस 4.5 ईयर को देखा जाए तो ये प्रोफ्स में, या कह सकते हैं ईयर्स में डिवाइड होते हैं। इसी तरह अगर हम फर्स्ट प्रोफ में देखें सब्जेक्ट्स की डिवीजन, तो इसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन को करवाया जाता है, और साथ ही में पैरेलली चलती है कम्युनिटी मेडिसिन, और साथ ही में शुरुआत होती है FAPK यानी फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। अब फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम को देखा जाए, कम लफ्जों में समझा जाए तो बेसिकली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को खास तौर पे रूरल एरिया में ले जाया जाता है, और स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के हेल्थ फैसिलिटीज़, वहाँ के कॉमन इश्यूज़ जो हेल्थ के रिलेटेड हैं उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये जो डेटा स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किया होता है इसका इनको एग्ज़ाम देना होता है। इसी तरह प्रोफ सेकंड को देखा जाए तो इसमें पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसी तरह प्रोफ थर्ड की बात की जाए, अब प्रोफ थर्ड को थर्ड ईयर भी कह सकते हैं, या फिर थर्ड ईयर को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में भी डिवाइड किया होता है। ये जो प्रोफ थर्ड होता है इसमें मेन फोकस जो सब्जेक्ट्स पे किया जाता है वो होते हैं कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, ENT, ऑप्थोमोलॉजी। साथ ही में अगर देखा जाए प्रोफ थर्ड पार्ट 2, तो इसमें मेन फोकस जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं 4, और 5 सब सब्जेक्ट्स भी होते हैं, इन्हीं के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। और ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। 5 सब सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो इसमें रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी एंड साइकेट्री।
अब ये तो बात रही एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स की। अब ये भी देख लेते हैं जब स्टूडेंट्स काउंसलिंग के फेज के बाद फर्स्ट टाइम एमबीबीएस कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ एग्जैक्टली क्या होता है। फर्स्ट डे से वो कौन सा एक्सपीरियंस फील करते हैं, फर्स्ट डे से उन्हें कौन सा कोर्स करवाया जाता है। स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के फेज के बाद अपने पर्टिकुलर कॉलेज में जाके रजिस्ट्रेशन करवानी होती है फर्स्ट ईयर की, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो कुछ डेज के बाद इन्हें अपना कॉलेज ज्वाइन करना होता है ऑफिशियली। और फर्स्ट डे से ही स्टूडेंट्स को करवाया जाता है एक कोर्स जिसे कहा जाता है फाउंडेशन कोर्स। और फर्स्ट डे से स्टूडेंट्स को लेनी होती है ओथ, फॉर एग्जांपल कैडेवरिक ओथ। और इसी तरह होती है एप्रन वेयरिंग, विजिट टू डिफरेंट साइट्स। स्टूडेंट्स को कैंपस में, लैब्स में, एसोसिएट हॉस्पिटल वगैरह में ले जाया जाता है। इस पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड में स्टूडेंट को सच में लगने लगता है कि हाँ, उसकी लाइफ तो सेट है, उसकी लाइफ तो सेट हो गई है, जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा है, वैसी ही ड्रीमी लाइफ। लेकिन ये बस शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स को वो एंजाइटी वाला फेस करना होता है जो उसने शायद लाइफ में कभी फेस नहीं किया होगा। अब उसे स्लोली रियलाइज होने लगता है कि हाँ, नीट में जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो डिप्रेशन, जो भी चीज़ उसने फेस की थी वो तो एमबीबीएस के कोर्स के सामने कुछ भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स को समझ आने लगता है कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कितना कुछ सीखना होता है, लाइफ कितनी बिजी हो जाती है। स्टूडेंट्स को हर फेज में बहुत बड़े सिलेबस, लैब वर्क्स, लैब प्रैक्टिकल्स, एफएपी एंड क्लिनिकल पोस्टिंग्स अटेंड करनी होती है। स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता खुद के लिए। अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो ये सब तो करना होगा। अब ये बात तो रही उन स्टूडेंट्स की जिनका नीट में सिलेक्शन हो जाता है। उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद भी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने का बेसिक रीजन क्या है और इसका स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एबीसी एक नीट एस्पिरेंट है। इसने भी हर पीसीबी स्टूडेंट की तरह एक ख्वाब देखा, एक सपना देखा है नीट क्रैक करने का, डॉक्टर बनने का। एक दिन ये अपने पेरेंट्स से कहता है, अपनी फैमिली से कहता है कैसे कोचिंग करनी है, किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करनी है ताकि अच्छे से तैयारी कर सके। पेरेंट्स इसकी एडमिशन किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा देते हैं जहाँ की फी काफ़ी ज़्यादा थी। ये स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्किंग होता है, अच्छे से मेहनत करता है पूरे साल और खुश होता है ये भी एक डॉक्टर बन जाएगा। ये पूरे साल तैयारी करता है और इंतज़ार करता है उस दिन का जिस दिन इसको नीट का एग्ज़ाम देना है। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन इसको नीट का एग्ज़ाम देना है। ये नीट का एग्ज़ाम देने जाता है और जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आता है तो खुश होता है कि इसने उतना स्कोर तो कर लिया है ताकि इसकी सिलेक्शन अच्छे से हो सके। अब जिस दिन ऑफिशियल आंसर कीज आती हैं तो ये कंपेयर करता है, मैच करता है, तो इसको पता चलता है कि इसका स्कोर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट कम है। अब ये कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा कि इसकी सिलेक्शन हो पाएगी या नहीं, लेकिन होपफुल रहता है कि हो ही जाएगी। जब काउंसलिंग का फेज आता है तो ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है अच्छे से, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद इसकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला जाता है। ये खुद को कन्विंस करता है कि नहीं, और स्टूडेंट्स भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं, मैं भी एक और दे देता हूँ। और ये इसी तरह खुद को कन्विंस करके अच्छे से तैयारी करता है सेकंड अटेम्प्ट की, और पूरे साल अच्छे से तैयारी करने के बाद दोबारा से ये नीट का एग्ज़ाम देने जाता है। अब चलो हम एज्यूम कर लेते हैं किसी रीज़न के चलते इसकी सिलेक्शन दोबारा नहीं होती, क्या होगा इसके साथ। यहीं से शुरू होती है मेंटल हेल्थ खराब होने की जर्नी। क्या होगा इसके साथ अगर ये थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाता है और इसकी सिलेक्शन दोबारा नहीं होती। कह सकते हैं इसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह खराब हो जाएगी। अब इसके पीछे फेलियर ही एक रीज़न नहीं होता, बल्कि कोचिंग की हैफ्टी फी, सोसाइटी को फेस करने का डर और खुद के अंदर एक सवाल, मैं अब क्या करूं, मैं फंस सा गया हूं, मुझे नया अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं। अगर नहीं देता हूं तो सोसाइटी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे। अब इसी तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि वो खुद को लूज़र समझने लगते हैं कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, इतनी मेहनत के बाद मैं एक बहुत बड़ा लूज़र हूँ। और इसे साइकेट्री में या साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है कि कोई भी इंसान एक्सट्रीम में सोचने लगता है कि अगर मैं एक एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं एक बहुत बड़ा लूज़र हूँ। इसी तरह के इर्रेशनल थॉट्स इंसान को परेशान करते हैं, और कई बार ये थॉट इतने खतरनाक बन जाते हैं कि स्टूडेंट्स सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं।
हम हर साल देखते हैं कि नीट के हर साल कोई ना कोई स्टूडेंट किसी ना किसी स्टेट से सुसाइड कमिट कर ही लेता है।